कैसे हो? मस्त हो? मैं मुकेश कुमार जोशी आपके पास आज लेकर के आया हूँ रचना वाले 14.2 के क्वेश्चन। आप मस्त हैं, घर पे सुरक्षित रहें। आज बहुत ही शानदार आपको अंतर्गत और परिगत वृत्तों की रचना करने वाले क्वेश्चन बताएंगे। आपको कुछ आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले जो बेटा अपन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यूनिट 14.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? 14.2 रचना वाली जो अपने चैप्टर उसकी क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहले बेटा इसके अंदर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। आप समझेंगे, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या, मैं समझ करके बता देता हूं, आपको क्लियर कर देता हूं। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत वृत्त की रचना एक ही बिंदु को केंद्र मान करके की जा सकती है। सत्य है या सत्य, ये बताना। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत, बेटा मैंने आपको बताया था, याद करो कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। समबाहु त्रिभुज में मैंने क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाओगे, यानी माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका भी यही होती है और कोणों का अर्धक भी यही होता है और भुजा का लंब संधिभाजक यही होता है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, जैसे मान लो कि ये माध्यिका है, तो माध्यिकाओं का ये कटान बिंदु उसको क्या बोलते थे? हम केंद्रक बोलते थे। ये अच्छी तरह से मैंने बिंदु पथ वाले चैप्टर में आपको बता दिया, ठीक है, 10 वाले चैप्टर में। अब मान लीजिए दोबारा मैं करता हूं कि ये कोई त्रिभुज है। एक बार समबाहु त्रिभुज भूल जाओ और वैसे बात कर रहे हैं कि किसी त्रिभुज में माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाती है? माध्यिका। तो मान लिया कि ये शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु, ये इसके सामने भुजा के मध्य बिंदु, ये सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है, इसका मतलब ये माध्यिकाएं। और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये केंद्र कहलाता है। अब दोबारा बात करता हूं, अब की बार इस कोण का अर्धक खींचा मैंने। अर्धक है समद्विभाजक, बीच में तोड़ने वाला। कैसे करते हैं? यहाँ पर कैसे चाप काटते हैं, यहाँ पर कैसे चाप कटेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये इसको आधे आधे में तोड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसका अर्धक मान लो ये है, ऐसे इस कोण का अर्धक, यानी कोणों का अर्धक खींचते। बात ये है, ये कोणों का अर्धक हो गए। तो ये मैंने कोणों के अर्धक खींचे, मोटे मोटे समझा रहा हूं। इन कोणों के अर्धकों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसको अंतः केंद्र बताया था मैंने। क्या कहते हैं इसको? अंतः केंद्र। अंतः, ये फर्क आपको सब बताया हुआ है, मेरा सब अच्छी तरह से क्लियर कराया है, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। आप इसको अंदर केंद्र मान करके और अंदर ऐसे वर्त बनाते हैं, अंदर वर्त बनाते हैं ऐसे, इसको अंतर्गत वर्त बोलते हैं, इसको अंतर्गत वर्त बोलते हैं, इसके केंद्र को अंतः केंद्र। ये अंतर्गत वर्त है, त्रिभुज के अंदर है अंतर्गत वर्त, और इसका केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, और ये भी बता दो ये कैसे बनाते हैं। जैसे ये इनका कटान बिंदु ये मिल गया, अंतः केंद्र मिल गया, फिर क्या किया जाता है? यहाँ पे लंब डाला जाता है भुजा पे लंब कैसे डालते हैं? इसको ऐसे खोला जाता है कि ऐसे चाप काटी जाती है, ऐसे चाप काट करके यहाँ पर ऐसे चाप काट करके इसको ऐसे मिलाया जाता है। ये जहां भुजा को काटेगा वहां तक लेकर के अंदर बनाया जाता है। ये तरीका होता है, ये लंब डालना, ये लंब डलता है। ठीक है, चलो ये अंतः केंद्र हो गया। फिर आते तीसरी बात, ये त्रिभुज है। अब की बार भुजा का समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन। ये तो कोणों का अर्धक था, कोणों के समद्विभाजक थे, अर्धक थे। कोणों का कभी भी लंब समद्विभाजन नहीं होता है, केवल समद्विभाजन होता है, केवल अर्धक होता है। भुजा का लंब भी होता है, लंब या 90 डिग्री कोण भी बनाता है और बीच में तोड़ता है समद्विभाजन। तो लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं? जैसे इस भुजा का करते हैं तो आधे ज्यादा खोल लेंगे और ऊपर और नीचे चाप काटेंगे, यहां रख करके ऊपर नीचे चाप काटेंगे, ये इसका लंब समद्विभाजक हो। इसके बीच में काटेगा, मध्य बिंदु हो गया, और इसको 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। ऐसे इस भुजा का लंब संधिभाजन कर देंगे, ऐसे इस भुजा का लंब संधिभाजन कर देंगे। तीनों लंब संधिभाजक जहां मिलेंगे, तीनों लंब संधिभाजक जहां मिलेंगे उसको केंद्र मानेंगे। तो ये जो कटान बिंदु होगा ना, तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजकों का जो कटान प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, इसको कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं इसको? परिकेंद्र। और इतना लेकर के या इतना लेकर के या इतना लेकर के आप ऐसे घुमाओगे, एक वर्त बनेगा, इसको कहते हैं परिगत वर्त। क्या कहते हैं इसको? परिगत वर्त। बेटा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सारी बातें बिंदु पथ में बताई हुई, फिर भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? अंदर बनाओ, इसको क्या कहते हैं? अंतर्गत वर्त। अंतर्गत व्रत, ये सारी बातें बताई हुई है। तो बेटा केंद्र किसका प्रतिच्छेदी बिंदु होता है? त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। अंतः केंद्र किसका प्रतिच्छेदी बिंदु होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, इसको है ना, और इसका केंद्र अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, और परिकेंद्र किसका प्रतिच्छेदी बिंदु होता है? तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। और चौथा बच गया लंब केंद्र। लंब केंद्र कैसे बताया था कि शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालो,
बीच के मध्य बिंदु को नहीं मिलाएगा, मध्य बिंदु को मिलाओगे तो माध्यिका हो जाएगी, ठीक है, केवल समकोण 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे सिर से सामने की भुजा पे समकोण बना दो, लंब डाल दो, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। सिर से सामने की भुजा पे लंब डालते इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड्स, ठीक है। ऐसे ही इससे सिर से सामने की भुजा पे लंब डाल दो, या अपना शीर्ष लंब हो गया। इन तीनों शीर्ष लंबों का ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है इसको कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं इसको? लंब केंद्र, लंब केंद्र। तो चारों बातें समझ में आ गई बेटा। अब मैंने क्या कहा था, ये चारों के चारों समबाहु त्रिभुज में एक जगह होते हैं। अच्छी तरह लिखवाया भी था, समझाया भी था, फिर भी याद कर लो अच्छी तरह। सभी बच्चे अच्छे बच्चे हो ना। समबाहु त्रिभुज कभी भी बनाओगे ना जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा को मध्य बिंदु को मिलाओगे, क्या होती है? उसको माध्यिका बोलते हैं। तो यही माध्यिका होती है और यही कोणों को आधे में तोड़ेगी। मतलब माध्यिका भी यही होती है समबाहु त्रिभुज में, यही कोणों को आधे में तोड़ने वाला, इसका मतलब अर्धक भी यही होता है, ठीक है। यही इस भुजा का, अब एक चीज बताओ, और यही शीर्ष लंब होता है, शीर्ष से सामने भुजा पे लंब डालेगा तो ये भी 90 डिग्री कोण भी बनाएगा। तो कहने का मतलब माध्यिका, कोण का अर्धक, भुजा का लंब संधिभाजक और शीर्ष लंब, ये चारों एक ही चीज होती है। यही है चारों, यही है चारों और यही है चारों। तो फिर ये इनका कटान बिंदु भी चारों यही होगा। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज में चारों एक जगह होते हैं। तो पहला ये क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत परिवृत्त वृत्त की रचना एक ही बिंदु को केंद्र मानकर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र चारों के चारों एक जगह होते हैं। तो इसी को मान करके, इसी को केंद्र मान करके अंतर्वृत्त बना सकते हो और इसी को केंद्र मान करके बाहर वृत्त बना सकते हो। समझ गए? अंतर्गत यानी अंतर्वृत्त बना सकते हो एक ही बिंदु को केंद्र मान करके, और परिगत वर्त यानी बाहर बना सकते हो। बिल्कुल सत्य है पहला, समझ आया? तो सत्य सीधा नहीं रटना है, समझ करके रटना बेटा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? त्रिभुज की सभी भुजाएं उसके अंतर्गत वर्त को स्पर्श करती है। त्रिभुज की सभी भुजाएं, अब जैसे मान लो कि आपने अभी मैंने समझाया, यहां पे देख लो, देखो ये वर्त है या नहीं है। तो ये तीनों भुजाएं जो हैं ये अंतर्गत यानी अंदर जो वर्त है उसको स्पर्श कर रही है, नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है, टच करती है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। तीसरा है त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी भुजा, एक भुजा पर स्थित होता है जब वह एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये गलत है बेटा, ये गलत है। त्रिभुज का परिकेंद्र एक भुजा पर स्थित जब वो अधिक कोण त्रिभुज है, नहीं। देखो मैं बता दूं आपको, ये जो वर्त बनाते हैं ना परिकेंद्र, ऐसे परिगत वर्त बनाते हैं, तो देखो अगर आपका त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, मैं क्लियर कर दूं सभी बच्चों को, ये बातें छोटी छोटी बेटा बहुत अच्छी चीजें हैं, हर कोई नहीं बता सकता इन चीजों को, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो इस सारी चीजों को देखो समझना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं परिगत वर्त, समझेंगे सभी बच्चे। परिगत वर्त कैसे बनाते हैं? परिगत वर्त बताया, तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजक खींचेंगे, आधे ज्यादा खोल करके इधर ऊपर नीचे काट कर ये लंब संधिभाजक, ऐसे इस भुजा का लंब संधिभाजक, इस भुजा का लंब संधिभाजक, इसको केंद्र मान करके बाहर वर्त बनाएंगे, इसको परिगत वर्त बोलते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, किसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज? जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे न्यून कोण है, तो ऐसे बनेगा। और ये जो परिकेंद्र हो, ये तो परिगत वर्त बन गया, इसके केंद्र को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। तो ये जो परिकेंद्र बनेगा ये त्रिभुज के अंदर बनेगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी सुनो, समकोण त्रिभुज की, ये तो न्यून कोण त्रिभुज होगा जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 60-60 के होते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी के दो क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो एक कोण समकोण, बाकी के दो कोण न्यून कोण, इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसका आप जब भुजाओं के लंब संधिभाजक खींचोगे, तो मैंने समझाया भी था, जैसे इस भुजा का लंब संधिभाजन करेंगे तो आधे ज्यादा खोल करके ऐसे कर दो, मैं सीधा बता देता हूं कैसे आप लंब संधिभाजक करेंगे, तो ये आएगा, ठीक है। अब इस भुजा का करोगे तो करके देख लेना आप, ऐसे आएगा समकोण त्रिभुज, इस भुजा का लंब संधिभाजक ऊपर से चाप यहाँ नीचे काटेंगे, मतलब ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे, फिर इसको मिलाओगे तो ऐसे जाएगा। अब इसका करोगे इस भुजा का तो ऐसे जाएगा, आप करके देख लेना, और इसको मिलाओगे ऐसे जाएगा। तो तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजक कहां मिले? कर्ण का मध्य बिंदु। अब इसको केंद्र मान करके यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो। क्यों? क्योंकि परिकेंद्र, जैसे ये परिकेंद्र है तो ये तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही वर्त का देखो त्रिज्या होगी, जैसे ये वर्त होता है, ये तो ये त्रिज्या नहीं हुई कि एक ही वर्त की सारी त्रिज्या बराबर होती है, तो ये इसी वर्त की त्रिज्या, ये भी इस वर्त की त्रिज्या, ये भी इसके वर्त की। तो ये जो परिकेंद्र होता है, ये तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु तो होता ही होता है। ये तीनों शीर्षों से, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर भी होता है। तो मैंने अच्छी तीन परिभाषाएं समझाई हुई है आपको बिंदुपथ के अंदर, कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होने वाला बिंदुपथ, रहने वाला बिंदुपथ क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो बेटा ये समान दूरी पर होगा। अब आप यहां ये दूरी शीर्ष से, क्योंकि ये शीर्ष है, और इसकी इससे दूरी बराबर आएगी, तो कोई दूरी लो, इतना ले लो और इसको घुमा दो, बना दो, तो इस तरह से बनेगा, ये बनेगा। तो इस तरह से ये जो कर्ण है ना समकोण त्रिभुज में, कर्ण है 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये कर्ण का जो मध्य बिंदु है, ये परिकेंद्र, ये यहां पर परिकेंद्र बन जाएगा,
ये वर्त तो परिगत वर्त ही बनेगा, ये भी परिगत वर्त है, बाहर बन रहा है, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने, त्रिभुज के शीर्षों से गुजर रहा है और बाहर है, परिगत वर्त है, ये भी परिगत वर्त है। लेकिन ये न्यूनकोण त्रिभुज है, इसमें परिकेंद्र कहां होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां चला गया? समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। और अधिकोण में क्या होगा? किससे कहते हैं अधिकोण? एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा बनाओ, देखो ये 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री तो सीधा होता है ना, इससे ज्यादा तो 90 डिग्री से सीधा होता है, इससे ज्यादा इधर जाएगा, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा अधिकोण हो गया। ऐसे त्रिभुज बनाओ, ठीक है। अब आप इसके भुजाओं के लंब संधिवादन करेंगे, भुजाओं का लंब संधिवादन तो करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका भुजा का लंब संधिवादन करेंगे तो आप करेंगे तो देखो ऐसे मिलेगा आपको, यहां रख आधे ज्यादा करके ऊपर नीचे चाप काटेंगे, यहां रख करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, ये लंब संधिवादन हो गया। अब इस भुजा का करके देख लेना, आप इस भुजा का करके देख लेना, इस तरह से आएगा और ये यहां गया, ठीक है। और कौन सी बच गई बताओ? ये बच गई, इस भुजा करके देख लेना तो इस तरीके से आएगा, आप करके देख लेना, इस तरह से आएगा। इस तरह से तीनों भुजाओं के लंब संधिवादन यहां मिले, इसको केंद्र मान करके और आप यहां ले लो चाहे यहां ले लो, मैंने कहा ना शीर्ष पे लेना है, इसमें तो शीर्ष पे लिया था ना, तो इतना ले लो और घुमा दो तो देखो वर्त ऐसे बनेगा, वर्त शीर्षों से गुजरेगा, तीनों शीर्षों से गुजरेगा। मैं तो थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस में बता रहा हूं, इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, तीनों शीर्षों से गुजरेगा। तो अब परिकेंद्र कहां हुआ? त्रिभुज के बाहर हुआ। बाहर भी किधर हुआ? सबसे बड़ी भुजा की तरफ, बाहर की तरफ हुआ। तो बेटा मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, बताने में तो मैं सत्य सीधा बता देता, लेकिन समझाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। परिगत वर्त जो बनता है, जिसका केंद्र परिकेंद्र जो कहलाता है, न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंदर होता है त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। और अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है और वो सबसे बड़ी भुजा की तरफ, बाहर की तरफ होता है। तो ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि त्रिभुज, ये कह रहा था अपना कि त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है जब वह अधिकोण त्रिभुज हो। यह कह रहा है कि परिकेंद्र है ना भुजा के ऊपर होता है जब अधिकोण त्रिभुज होता है। तो भुजा पर तो तब होता है, देखो कर्ण है ना ये, तो त्रिभुज की भुजा ही तो है ना कर्ण, इस पर कब स्थित होता है? जब ये समकोण त्रिभुज है। और ये कह रहा है कि अधिकोण होता है, अधिकोण होता तो भाई ये तो बाहर चला जाता है, तो ये तो गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत है, असत्य है, ठीक है। फिर अगला है, चौथा है, त्रिभुज के परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है जब वह न्यूनकोण त्रिभुज है। बिल्कुल, परिकेंद्र अंदर होता है जब वो न्यूनकोण त्रिभुज है, ये सत्य कह रहा है, ये मैंने बता दिया। तो न्यूनकोण में अंदर होता है, आप तो समझ लो, न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु होता है, अधिकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा की तरफ बाहर चला जाता है। आप समझो ना, देखो पहले अंदर, फिर सबसे, अब समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? समकोण त्रिभुज में कर्ण ही होती है, तो कर्ण का मध्य बिंदु पर आ जाता है, अंदर से यहां आ जाएगा फिर वो, है ना। और अधिकोण में क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये फिर अगला है पांचवा, त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना। त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर्गत वर्त, अंतर्गत का मतलब अंदर, ये देखो ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है? त्रिभुज की दो भुजाओं के लंब संधिभाजक और उसके लंब व संधिभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को ज्ञात करके की जाती है। अंदर वर्त की रचना करते हैं तो बेटा कोणों का संधिभाजक खींचते हैं, इन कोणों के संधिभाजकों को केंद्र मान करके कटान बिंदु को, कोणों के संधिभाजकों के कटान बिंदु को केंद्र मान करके और फिर ऐसे त्रिज्या निकाल करके फिर अंदर वर्त बनाया जाता है, अंतर्गत वर्त बनाया जाता है, जिसके केंद्र को अंत केंद्र कहते हैं। तो इसमें तो कोणों का संधिवादन करते हैं, इसमें तो कोणों के अर्थ खींचते हैं, इसमें भुजाओं का लंब संधिवादन नहीं करते। भुजाओं का लंब संधिवादन तो परिगत वर्त बनाने के लिए करते हैं। तो ये गलत कह रहा है बेटा, गलत है, असत्य है। समझ आया? तो इस तरीके से मैंने सभी बच्चों को अच्छे तरीके से सत्य और असत्य के सभी क्वेश्चन समझा दिए हैं। समझ में आ रहा होगा, मानता हूं सभी बच्चे अच्छी तरह से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरह कर पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, क्यों? तो चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अपन 14.2 के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, सभी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन के सभी सत्य असत्य बाई डायग्राम चित्र सहित समझाए बेटा, मैंने सीधे नहीं बताए हैं, ऐसे नहीं कि रट लो कि बेटा सत्य ये सत्य ये सत्य, नहीं बेटा, चित्र से समझाया है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है, क्यों। तो इसलिए कोशिश करते रहेंगे, वह कॉपी में बार बार इनको लिखेंगे कि सर ने क्या बताया था, वीडियो को रोक करके आप नोट करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्यों। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है 14.2 में, 14.2 के अंदर दूसरा क्वेश्चन जो है वो समझा रहा हूं, क्या है। 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना करनी। सबसे पहले समझेंगे 4.6 सेमी समबाहु त्रिभुज की रचना कर लो पहले तो, ठीक है। तो किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। कितनी देर खींचने? 4.6, रचना बाद में लिखेंगे। तो 4.6 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेता हूं, सभी बच्चे समझेंगे, अच्छे बच्चे हैं सभी, मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो सबसे पहले फुट से नाप करके मान लो मैंने ए बी लिख लिया और ये लिखा 4.6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 4.6 सेंटीमीटर वर्त की रेखाखंड खींच लिया ए बी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया,
ये जो 4.6 है उतना ही प्रकार को खोल लिया, नाप लिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। 4.6 ले लिया, यहां से रख करके 4.6 की चाप काट दी, यहां पर रख करके फिर 4.6 की चाप काट दी, क्योंकि ये भी 4.6 की काटनी है और ये भी 4.6 की काटनी है। जहां काटती है उसको फुट से यानी स्केल से मिला दो। मिला दोगे बेटा? अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को? अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये अपना इसको सी नाम दे देना। ये भी 4.6 सेंटीमीटर और ये भी 4.6 सेंटीमीटर। ये बन गया समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, और त्रिभुज तो है ही क्योंकि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो त्रिभुज की रचना कर दी। फिर क्या कह रहा, सुनिए अच्छी तरह से। कह रहा अंतर्गतवर्त की रचना कीजिए। बच्चों अच्छी तरह से याद कर लो, मैंने क्या बताया था। अंतर्गत अंदरवर्त बनाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मिटाया था, रब काम बताया था कि अंदरवर्त बनाने के लिए कोण का समद्विभाजन करते हैं। और परिगतवर्त इधर तीनों समझाए थे। बाहर त्रिभुज के बाहर वर्त जिसको परिगत वर्त कहते हैं, वो बनाने के लिए भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। समझ गए? तो हमें तो क्या बनाना है, अंदर वर्त बनाना है, अंतर्गत वर्त बनाना है, तो कोणों के समद्विभाजक खींचेंगे। कैसे खींचते हैं बेटा? छोटा सा प्रकार को चाप काट लो, छोटी सी खोल लो इसको और ऐसे काट लो। ठीक है, छोटी सी काट ली, फिर बड़े खोल लो प्रकार को। बड़ा खोल करके यहां रख करके चाप काटेंगे तो कुछ ऐसा नजारा मिलेगा आपको, ऐसा नजारा। समझ गए? कैसे? यहां रखा और मान लो कि थोड़ा सा मैं समझा दूं इस तरह से, तो यहां रखिए, मान लीजिए यहां रखिए आपने, यहां रखी और ऐसे चाप कटी, यहां रखी ऐसे चाप कटी, वो तो काटेंगे आप तब, मैं तो बता सकता हूं आपको केवल। ठीक है, तो यहां रख करके चाप ज्यादा खोल कर काटेंगे, ऐसे कटेगा, इसको ऐसे डैश डैश करते हुए मिला देना। कहां मिलाओगे? जहां काटेंगे ना चाप, ये बीच में से ऐसे। ओके, ये इस कोण का क्या हो गया? अर्धक हो गया, समद्विभाजक हो गया। ये बीच में तोड़ेगा। हालांकि समबाहु त्रिभुज का मैंने कह दिया ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो 60 60 60 180 हो जाएगा, जोड़ लो तो इसको तोड़ देगा, या 30 30 में तोड़ देगा। ठीक है, ऐसा ही क्या करेंगे, छोटा सा खोल करके इधर कर लेंगे बेटा। ठीक है, खोल करके फिर ज्यादा खोलेंगे, थोड़ा खोल लिया पहले, फिर ज्यादा खोलेंगे, फिर यहां रख करके चाप काटेंगे, ऐसे कटेगी, यहां रख करके काटेंगे, ऐसे एक और कटेगी, फिर डैश डैश से इसको जहां कट रही इसको मिला देंगे, ऐसे फुट लगा करके, इसके लगा करके मिला देंगे। मजा आ रहा है? और फिर भी मजा नहीं आए तो फिर क्या करें बेटा? आप बताओ क्या करें? हैं? कुछ नहीं करें फिर तो। चलो, कटान बंद हो गया। ये इस कोण का क्या हो गया बोलो? अर्धक हो गया। ऐसे तीसरे कोण का कर सकते हो, नहीं करो तो कोई जरूरी नहीं, कम से कम 2 का चाहिए, कम से कम 2 का चाहिए। 3 का कर लो तो कोई लठ नहीं लगाएगा, कोई पिटाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो कम से कम 2 चाहिए। ठीक है, तो इन 2 का कटान बिंदु आ गया बेटा। चलो, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मेरे को, ये मैं मिटा रहा हूं, ये बाद में लिख दूंगा मैं। ठीक है, इतना मैं 4.6 4.6 4.6 ये है, मिटा रहा हूं एक बार। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। हमने कोणों के तीनों कर सकते हो, तीनों भी कर सकते हो और 2 भी कर सकते हो, वो कोई बात नहीं, 2 बहुत है, कम से कम 2 होने चाहिए। 2 का कटान तो कोणों के अर्धक खींच लिए। कोणों के अर्धकों का जो कटान बिंदु होता है उसी को तो अंत केंद्र कहते हैं, उसी को अंत केंद्र कहते हैं। अब इसको अपन केंद्र मान करके अंदर वर्त बनाएंगे। इसके लिए त्रिज्या चाहिएगी, क्योंकि वर्त बनाने के लिए 2 चीज चाहिए। तो ये रहा केंद्र, कितना खोले? अब त्रिज्या चाहिए वर्त बनाने के, ताकि इसको घुमा दे वर्त बन जाए। तो त्रिज्या कितनी खोले ये चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, प्रकार को इतना खोलो और ऐसे पेंसिल से ऐसे चाप काट दो। देखो ऐसे कटेगी। आए क्या मजा है, देखो क्या यहां रखा और ऐसे, ओहो कितना आनंद आ रहा है। कट गई चाप, फिर यहां रख करके ऐसे चाप काटी, देखो काट दी, फिर यहां रख करके एक और चाप काट दी, काट दी, एक यहां रखी ऐसे, देखो ऐसे, यहां रख करके खट, यहां रख करके खट, काट दी, इसको इससे मिला दो, डैश डैश करके मिला दो, ये लो सीधा मिला दो। ऐसे मिलाओगे तो यहां कहां करती है, मान लो यहां, इसको यहां करेगी, ये लंब डल जाएगा अपने आप। तो यहां है ना, यहां टच करती है, यहां केंद्र लेकर के, प्रकार लेकर के, पेंसिल को यहां इस भुजा को जहां पर काटता उतना ले लो, उतना लेकर के अंदर क्या कर दो, घुमा दो अंदर। देखो इतना खोलना भी, इतना जहां ये काटती है भुजा को इतना, और फिर क्या करना है, इसको अंदर घुमाना है। तो घुमाओगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तीनों भुजाओं को टच करेगा, तीनों भुजाओं को टच करेगा और ऐसे अंदर अंतर्गत वर्त की रचना हो जाएगी। बोलो कहीं दिक्कत आई क्या? सभी बच्चे बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी नहीं आई। ठीक है, तो क्या इसका परिकेंद्र अंतर के अंदर संपाती है? क्यों? कारण सही दीजिए, ये आगे पूछ रहा है, वो दे देंगे जवाब। हालांकि मैं बता चुका हूं, सबको याद भी है जिसने मेरी बिंदु पथ वाला चैप्टर पढ़ा है। और मैंने क्या कहा था, बिंदु पथ जिसको समझ में आ गया, 14 के प्रश्न में रचना उसको समझ में आ गई। अब देखो रचना लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं रचना में, क्या लिखेंगे बताओ? पहले नंबर 1, सर्वप्रथम
अब मैं रचना को मैं रटता थोड़ा हूं, मैं तो देख करके लिखता हूं। सर्वप्रथम क्या लिया था बताओ तुम, ए बी बराबर कितना लिया था, 4 पॉइंट कितना था 6। अब आप इसको लिख देना 4.6 सेंटीमीटर, मिटा दिया था ना मैंने, अब लिख देंगे इसको 4 पॉइंट कितना था 6। ठीक है, सर्वप्रथम ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। बेटा मैं बोल रहा हूं, अगर साफ दिख नहीं रहा है तो लिख लेंगे, क्योंकि रचना में जल्दी से जल्दी लिखना चाहता हूं। ठीक है, टाइम नहीं खराब करना चाहते तो रचना, लेकिन वैसे खराब नहीं है, रचना के नंबर मिलते हैं बेटा, बिना रचना नंबर नहीं मिलेंगे। तो सर्वप्रथम ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया आपने, ए से और बी से, ठीक है, तो ए व बी ऐसे कोमा में बंद कर देंगे, ए व बी से क्रमशः। अब आपने पहले किसका नाम लिखा, ए का, तो ए से कितने की ली थी 4.6 की। बाद में क्या लिखा, बी, बी से भी कितने की ली थी 4.6 की। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनाना था, बराबर भुजाएं बनानी थी तीनों। ठीक है, इसलिए ए व बी से क्रमशः 4.6 सेंटीमीटर व 4.6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्रमशः नहीं लिखें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि क्रमशः कब लिखते हैं, जब अलग अलग हो। तो ए व बी से आप सीधा लिख देंगे कि ए व बी से सीधे लिख देंगे। क्रमशः कब लिखते हैं, जब अलग अलग चाप की काटे हैं ना, एक ही चाप की तो सीधा लिख दो कि ए व बी से 4.6 सेंटीमीटर, सीधा लिख देंगे। ठीक है, कि चाप काटी जिनके कटान, कटान भी बोल सकते हो प्रतिच्छेद, जिनके कटान बिंदु सी को क्या दिया था, इन चाप के कटान बिंदु को सी को ए व बी से मिलाकर अभीष्ट समबाहु त्रिभुज है ये। क्यों, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, अभीष्ट समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना की। कहां तक पहुंच गए बताओ हमने, बेटा त्रिभुज की रचना करने तक पहुंच गए, हो गया। फिर तीसरा अगला, फिर क्या किया था बताओ, आप बताओ। तो आप कहेंगे कि हमने कोणों के समद्विभाजक खींचे थे, तो त्रिभुज आप लिख देंगे ए बी सी में कोण ए व कोण बी। कौन कौन के खींचे देगा, हमने कोण ए का लिया था ना, कैसे लिया था वो नहीं लिखना है कि थोड़ा खोला, ऐसे थोड़ा लिखोगे, अरे ऐसे लिखोगे क्या कि थोड़ा खोला और फिर बड़ा खोल लिया और फिर चाप काट दी फिर मिला दिया, ऐसे थोड़ा लिखेंगे। थोड़ा बड़ा खोलने वाली बात नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है, सीधा आपको ये लिखना है सीधा कि त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज का साइन होता, चिन्ह होता है, त्रिभुज एबीसी में ये कोण का चिन्ह होता है, कोण ए का और कोण बी का क्या किया आपने, समद्विभाजक कीजिए। कोण ए बी के समद्विभाजकों का, ये समद्विभाजक है उनका कटान बिंदु है ना, ये इसको आई नाम देता तो बेटा आई। ठीक है, तो समद्विभाजकों का कटान बिंदु आई प्राप्त किया, इतना समझ आया, आई प्राप्त कर लिया कटान बिंदु। और यही तो आगे वाला लिख रहा हूं नंबर 4, ये जो कटान बिंदु आई होता है ये तो अंतः केंद्र होता है। आई को केंद्र मानकर और ये आई को केंद्र मान करके ये चाप खोली थी, ऐसे काटा था और यहां से ये काटी थी फिर मिला थी। ये क्या है, ये क्या कार्यक्रम है, ये है लंब डालना। तो इसको नाम दे देता हूं, यहां पे एम बिंदु दे देता हूं, एम। तो आई एम लंब हो गया, आई से लेकर एम तक क्या डल गया, लंब डल गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो आई को केंद्र मानकर भुजा, क्या है इसके सामने की भुजा, ए बी, भुजा ए बी पर लंब डालकर अंतर्गत यानी मायन है अंदर, ठीक है, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, कितने खोली थी, इतनी खोली थी, तो आई एम के बराबर ही त्रिज्या होगी। तो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या आई एम प्राप्त की। समझ पा रहे हैं, अच्छा समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं थोड़ा मिटा के देता हूं। इतना करने के बाद में बेटा मैं मिटा रहा हूं, यहाँ ऊपर वाली जो रचना की पद इसको मिटा रहा हूं बेटा। सभी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, रोक पा रहे हैं, मेरे को नहीं रोक पाए वीडियो को। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। मैं रट करके नहीं आता हूं, समझ गए अच्छी बात। आपके सामने मैं जैसा कर रहा हूं वैसा लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने किया इसको केंद्र माना, किसको, समद्विभाजकों के कटान बिंदु आई प्राप्त किया था, देखो। फिर आई को केंद्र माना था और फिर इस पे बुझाई पे क्या लंब डाला था, आई एम, और आई एम को केंद्र मान करके अंतर्गत वृत्त की रचना, आई एम अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या आई एम प्राप्त कर दी। और आई एम प्राप्त करने के बाद में इस प्रकार आई को केंद्र मानकर
केंद्र मानकर, बिल्कुल सही बात है, आई को केंद्र मान लिया और आई एम त्रिज्या ले ली, वह आई एम त्रिज्या लेकर, आई एम त्रिज्या लेकर, ठीक है, आई एम के बराबर त्रिज्या ले ली, खोल लिया इतना, त्रिज्या लेकर अंतर्गत वृत्त की रचना की, तो अंतर्गत वृत्त की रचना की, ठीक है, वृत्त की रचना की। यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से, बिल्कुल। और नंबर आगे लिख देंगे, यहां अब जो अंतर्गत वृत्त होता है इसके केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, तो यहां आई त्रिभुज का, यहां आई त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। तो हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, अंतर्गत वृत्त की रचना करना कर लिया, रचना भी लिख दी, इतना काम हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है बंदा वो बताता हूं। ये कह रहा है कि क्या इसका परिकेंद्र अंतः केंद्र संपाती होता है, कारण सहित बताएंगे। तो बेटा मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि समबाहु त्रिभुज में, मैंने पहले कह दिया था आपको, शुरू के अंदर सत्य वाले में 4 त्रिभुज के चित्र बनाए थे, किसी के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्र के लिया था, याद करो। फिर मैंने अंतर्गत वृत्त बनाया, उसके केंद्र को अंतः केंद्र कहा था। फिर मैंने तीनों शीर्षों से गुजरने वाला भार वृत्त बनाया, जिसके परिगत वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहा था। फिर मैंने शीर्षों से सामने की भुजा पर लंब डाल के शीर्ष लंबु का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र का चारों कहा था। फिर मैंने घोषणा की थी कि समबाहु त्रिभुज में ये चारों के चारों हरामजादे एक जगह काटते हैं, समबाहु त्रिभुज में ये चारों के चारों एक जगह काटते हैं। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र चारों एक जगह एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ गए, कहा था मैंने, और बिंदु पत्र में लिखवाया था आपको मैंने, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या इसका परिकेंद्र अंतः केंद्र संपाती है। अंतः केंद्र तो ये रहा, परिकेंद्र कैसे होता है, परिकेंद्र भुजाओं का लंब संधिवादन करते बाहर ऐसे वृत्त बनाओगे, तो उस बाहर वृत्त जो बनाओगे ना उसका केंद्र भी यही रहेगा और अंतर्गत वृत्त केंद्र ये है ही है। क्यों, क्योंकि ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, माध्यिकार, केंद्रक और लंब केंद्र चारों एक जगह होते हैं। तो आप लास्ट इसमें लिख देंगे, नंबर 7 जो भी है इसमें लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज में, कारण, ये कारण भी पूछ रहा है, ये कारण भी पूछ रहा, तो कारण दे रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं, माध्यिकाएं यानी शीर्ष से सामने की भुजा को मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, कोमा कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक, फिर कोमा भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, फिर कोमा शीर्ष लंब। मैं तो इसने तो 2 ही बातें पूछी है ना, मैं चारों बातें लिख दी मैंने। समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं यानी शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका होता है वो, और कोणों के अर्धक यानी कोण को बीच में तोड़ने वाला ये, और भुजाओं का लंब संधिवादन, भुजाओं का आधे से ज्यादा खोलकर लंब संधिवादन करते वो, और शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालते उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब होते हैं वो, ठीक है, संपाती होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती का मतलब बेटा समान होते हैं, एक जगह ही सेम ही होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में इधर लिख देंगे नंबर 8 के ऊपर लिख देंगे, अतः समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। नहीं दिख रहा तो आराम से देख लेंगे, लंब केंद्र। क्या लिखा मैंने, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं यानी संपाती होते हैं। ये भी बोल सकते हो संपाती। कौन से त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में ये चारों एक जगह होते हैं। इसने तो इतना ही पूछा है कि क्या समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये 2 ही पूछे कि एक जगह होंगे। मैंने तो चारों बता दिए ना, चारों एक जगह होते हैं, ये दोनों तो एक जगह होने हैं। तो उत्तर क्या हो गया, हाँ बिल्कुल, यहां पे हो गया, हाँ होते हैं। और कारण कि क्यों होते हैं, कारण दीजिए। कारण क्या लिखा मैंने कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं और कोणों के अर्धक और भुजाओं के लंब संधिभाजक और शीर्ष लंब सेम ही होते हैं। और जब सेम होंगे तो मैंने शुरू में 4 आपको त्रिभुज के चित्र बनाकर समझाया था कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक होता है। तो माध्यिकाएं वही हैं, कोणों के अर्धक भी वही हैं, भुजाओं के लंब संधिभाजक भी वही हैं और शीर्ष लंब भी वही हैं। जब वो
और वो चारों जब एक जगह ही है तो फिर चारों का कटान बिंदु भी एक जगह आ जाएगा, और जब चारों का कटान बिंदु एक जगह आ जाएगा तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्रक और कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु अंतः केंद्र और भुजाओं के लंब संधि भाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु परिकेंद्र और शीर्ष लंबु का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र भी एक जगह आ जाएगा, एक ही बिंदु पर आ जाएगा। ये कारण है समबाहु त्रिभुज में ये सारे एक ही होते हैं, इसलिए ये सारे एक ही बिंदु पर आ जाएंगे, ये कारण है। समझ गए? इतना समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप मस्त रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा रचना के आगे के क्वेश्चन 14.2 के करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। टेक केयर। ओके।